बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है मज़ाह और मेरा मज़ाह। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर अज़ीज़ फैसल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत किया। नवाजिश आपकी मोहब्बत। देरीना ख्वाहिश थी मेरी कि आपसे भी बात की जाए, और लेकिन ज़ाहिर है आपकी मसरूफ़ियत के बायस बाज़ औक़ात वक्त बन नहीं सका, तो आपकी मोहब्बत की आपने वक्त इनायत फरमाया। नवाजिश। इससे पहले जो हम गुफ्तगूएँ करते रहे हैं मुख्तलिफ़ लिखने वालों के साथ, उसमें गज़ल और मेरी गज़ल, यानी गज़ल लिखने वालों के साथ तहकीक और मेरी तहकीक, इसी तरह नात और मेरी काबिश नात, तो इसी तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की है। मज़ाह पर अभी तक बात नहीं हुई थी। बजे तो आप हमारे अहद के अहम लिखने वाले हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त इनायत किया है। मज़ाह पर बात करते हैं। सबसे पहले जो आपको मुबारकबाद है, यानी वो तो पुरानी बात गई है, लेकिन चूँकि बात आज हम कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के लिए जिन तक ये किताब नहीं पहुँची, हासा खासा डॉक्टर अज़ीज़ फैसल साहब की पहली किताब है, आज हम इसके हवाले से इनकी मिज़ाह निगारी पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आम तो यही सवाल एक हम अपने दोस्तों से करते हैं जो भी जिस सिन्फ में लिखने वाला है, कि आप लिखने से पहले उस सिन्फ के कारी भी हैं। दुरुस्त। और उसमें आपने देखा है कि मौज़ूआत क्या क्या रहे, मज़ाह निगारी के असालीब क्या क्या रहे, मज़ाह क्या होता है, ये सारी बातें आपके इल्म में हैं। सही। तो जब आप उनका इल्म रखते हुए वो लिखते हैं जी, तो कौन से वो इलाके हैं जिनको आप एड्रेस करने की कोशिश करते हैं? मौजू किस तरह के होना चाहिए, यानी उसलूब किस तरह का होना चाहिए, किस इलाके में जाके मज़ाह लिखना चाहिए? दुरुस्त। वो लिखा जाता है नहीं लिखा जाता, वो तो और बात है, वो तो दायरा पढ़ने वाला या नाक़िद देखेगा। दुरुस्त। लिखने वाले की हैसियत से आप किस मामले को हदफ बनाते हैं? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके इल्म में है कि मेरी तरह का कोई भी लिखने वाला शख्स, चाहे शायर हो, चाहे अफसाना निगार हो, अदब की किसी भी हैसियत से वो अगर लिखने पढ़ने का काम कर रहा है, लाज़मी बात है जो उसके रोज़मर्रा मुशाहिदात हैं, जो उसके तजुर्बात हैं, जो हादसात हैं, जो वारदातें हैं, अपने साथ भी और गिरदो पेश में होने वाली भी। ये शहरी वारदातों की बात कर रहे हैं ना आप? ऑफ कोर्स शहरी वारदात या हमारी समाजी वारदातें जितनी हैं। अच्छा। आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात रूनुमा हो। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मतलब पुलिस की टर्म में ना गए। जी जी, हम समाजी वारदातों की बात कर रहे हैं। मुआशरे के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे वक़ूए हो रहे होते हैं जनाब, और उन पर जो रद्द-ए-अमल है वो एक कलमकार का फ़र्ज़ भी है, और कलमकार को उसके अंदर रह कर भी बात करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, मैं आज का इंसान हूं, तो मैं किस तरह 10वीं सदी के बारे में वो बातें आज कर सकता हूँ? बिल्कुल सही। हाँ, अलबत्ता मुझे ये कोशिश मेरी होनी चाहिए कि मैं ऐसी बात आज के तनाजुर में करूं कि जिसकी बाज़गश्त आने वाले सालों में भी, 50-100 सालों में भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दी जा सके। मैं एक बतौर शायर इस ज़माने का रहने वाला एक बाशिंदा भी हूँ, और मैं अपने इस अहद का मौरिख़ हूँ, और मैं एक दयानतदार मौरिख़ हूँ। तो मैं अपने इर्द गिर्द जब देखता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो मैं फिर उनको अपने बयान करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे जो बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है, मुझे उदास चेहरा, मजबूर चेहरा, मलूल चेहरा किसी का देखकर वो मेरे दिल पर उसका कोई ख़ुसूसी असर होता है, तो फिर उसकी कैफ़ियत को भी मैं नज़्म करने की कोशिश करता हूँ। और फिर मेरा चूँकि शोबा मज़ाह है, तो मैं फिर उस अंदाज़ में अपनी बात करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मलूल चेहरे पर मज़ाह लिखना, इसकी क्या वजाहत करेंगे आप? देखिए, जो हमने मलूल चेहरे को तो डिस्कस करना नहीं होता, हमने ये डिस्कस करना होता है कि ये मलूल क्यों है, ठीक है, किसने इसे मलूल किया है, और वो जिस वजह से मलूल है उसके अंदर मैं एक मज़ाह निगार की हैसियत से क्या क्या बातें देख सकता हूँ। अगर इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा वाक़या बयान। जी जी बिल्कुल। क्यों? एक बंदा मेरे पास एडमिशन के लिए आया। डॉक्टर साहब, मैं बैठा था तो उसने अचानक आकर बाहर से कहा मुझे, साहब जी, उसने ऐसे लहजे में और ऐसी टोन में कहा कि मैं लिटरली ना सिर्फ कांप गया, मैं डर गया उस दरवेश की आवाज़ से। तो मैंने तहैया किया कि इसको मैंने 1 मिनट में इसका काम करना है। मैंने कहा जी फरमाएं। मेरे जी 4 बच्चे हैं, ये आपके टीचर दाखिल नहीं कर रहे। मैंने कहा आपके चारों बच्चे दाखिल हो गए हैं, आप फ़लाँ टीचर के पास चले जाएं, बस आपका काम हो गया। मैं दरअसल उसकी आवाज़ का सामना नहीं कर सकता था ना, इतनी दर्दनाकी थी उस आवाज़ में। वो जनाब कुछ देर बाद मेरे पास दोबारा आ गया कि जी वो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे बच्चे दाखिल कर दिए।
तो मैंने कहा कि यार वो दाखिल तो मैंने कर दिया, लेकिन आपके सारे बच्चों की एजेस ज़्यादा थी, तो क्यों इनकी एज आपने ज़्यादा कर दी, इनको दुरुस्त एज में मेरे पास लाते, आपने खामखा बच्चे की उम्रें बढ़ा दी। वो कहने लगा साहब जी गलती हो गई, आइंदा ये गलती नहीं करूँगा। अब ये जो चीज़ें हैं ना डॉक्टर साहब, ये उन मलूल चेहरों से हमें वो कशीद होती हैं और उनको फिर बयान करने का एक अपना लुत्फ़ है। यानी अगर आपकी बात का कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी हो ना, उसका इजहारिया वो मुझे बड़ा मज़ा देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। तो उस्लूब के हवाले से भी फरमाइए जी कि मतलब मुख्तलिफ असालीब रहे, लेकिन आपने निस्बतन सादा रहकर और निस्बतन डायरेक्ट अप्रोच के साथ लिखने की कोशिश की है। जी, तो इसमें भी इस क्या आपके पेश नज़र है? मेरे पेश नज़र जो पहली बात किसी भी शेर के बारे में जो मेरे या किसी भी अदब पारे के बारे में मेरा पहली राय ये है कि वो कम से कम उसका जो पहला मफहूम है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, आपकी बात का जो पहला मफहूम है अगर उसके अंदर ही इबहाम है, हर बंदा उसमें अपनी मर्ज़ी के माने निकाल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आपके इजहार में कुछ कमी रह गई है। ठीक, तो मैं लिहाजा कोशिश करता हूँ कि अपना इजहार में इस चीज़ को एक अपने लिए फ़र्ज़ के दर्जे की कोई चीज़ समझ लूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका इबलाग या इबलाग अव्वली उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वरना और फिर ख़ास तौर पर मज़ाह का तो मसला ही थोड़ा और सा है कि अगर मज़ाह में तो इबलाग की थोड़ी सी भी कमी आ गई तो मेरा ख्याल है फिर वो मज़ाह के साथ इंसाफ नहीं होता। हो सकता है कोई संजीदा लिखने वाला जो शायर है वो अपनी चीज़ों के अंदर ऐसे अंदाज अख्तियार करे जिसमें अबलाग का लेवल ज़रा थोड़ा सा कम हो, या जिसमें कि वो लिखने वाला कुछ और चीज़ें चाह रहा हो, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं होता। हम तो ऐसी बात करते हैं कि सादा अंदाज में बात करें। मुझे पता है कि मेरे जो क़ारीन हैं, मेरे ज़माने के जो क़ारीन हैं, ना तो वो अरबी के माहिर हैं, ना वो फ़ारसी के माहिर हैं, ना वो उर्दू के माहिर हैं। मैं दकीक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बहर तो आप हाजा की लेके आते हैं। हाजा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कि हम ना सिर्फ हाजा डॉक्टर साहब बल्कि जितने इंग्लिश के लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किए, इसमें ये मेरी शऊरी कोशिश है कि इंग्लिश का मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं जो ज़ुबान ज़द आम के, बिल्कुल ऐसा नहीं बोझल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, वरना तो बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो मतलब हम किताबों में पढ़ते रहते हैं, सारे तो शायरी में नहीं आ सकते। तो इसलिए लिसानियात का ये जो एस्पेक्ट है, बल्कि इसमें पंजाबी के वो लफ्ज़, मैं पंजाबी का लफ्ज़ सिर्फ मज़ाक पैदा करने के लिए नहीं इस्तेमाल करता, वो मेरी शेरी ज़रूरत हो। बहुत अच्छी बात किया, ठीक है। इसमें बाज़ लोग कहते हैं ना कि मैं पंजाबी का लफ्ज़ बोलूँ, हम उर्दू बोलते बोलते उस्ताद हैं ना, उर्दू बोलते बोलते वैसे ही पंजाबी का लफ्ज़ बोलते तो बच्चे हंस पढ़ते हैं ऐसे, उसको सिर्फ यानी सिर्फ पंजाबी बोलना ही मज़ाक बन जाता है। तो सिर्फ इसी बात को मैंने मज़ाक का टूल इस्तेमाल नहीं होने दिया। बहुत अच्छी। और उसमें मैंने कोशिश की है कि फिर उस लफ्ज़ की कोई जुड़त हो जाए, कोई थोड़ी सी ज़ुबान के अंदर भी तोसी आ जाए। आखिर आपको पता है हमारे पंजाबी के बहुत सारे लफ्ज़ उर्दू में वैसे ही शामिल है। वो हाफिज़ महमूद खान शिरानी ने तो कहा है कि उर्दू आई ही पंजाबी से है। तो हम चलो उसका रिवर्स कर रहे हैं, तो कोई ऐसे नए नए लफ्ज़ उसके अंदर, तो लफ्ज़ियात में इस बात का ख्याल रखा है, सादगी, इजहार की सादगी। फिर डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर जो मैं जिस चीज़ को मसला बनाता हूँ कि मैं जो मौज़ूआत पेश करता हूँ वो मौज़ूआत मौजूदा ज़माने के बहुत सारे इंसानों के होने चाहिए। मैं ज़ाहिर है एक अक़लियत के जो मौजू है उसको अपनी शायरी का हिस्सा बनाने से हद्दुल वसा गुरेज़ करता हूँ। ऐसा मसला कि जो एक वसी पैमाने पर लोगों का है उसको नज़्म किया जाए और उसके अंदर से कोई मज़ाक का पहलू, कोई इस्लाही पहलू, ना हमवारी का कोई इजहार, वो कर दिया जाए और इसको एक अदब की और मज़ाक की खिदमत समझ कर किया जाए। बहुत अच्छा। ये जो आपने कहा है कि फौरी तौर पे समझ आ जाना चाहिए या उसमें कोई ट्विस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थोड़ी देर के बाद खुले और ज़्यादा हो, तो हमें मतलब थोड़ा पीछे जाएँ तो हमारा जो अदब है, मज़ाही अदब, उसमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो निस्बतन मलफूफ करके बात करते हैं, निस्बतन गहरी बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद जाकर खुलता है कि मामला क्या है, तो वो भी एक मज़ाक की सूरत है। ठीक है। तो आपकी ये जो तरजीह है ये कहीं मुशायरे के सामीन को पेश नज़र रख के तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ही नहीं। दरअसल आपने क़ारीन का जिक्र किया। जी, मैं बिल्कुल अभी भी मैं अपनी बात पे इसलिए कायम हूँ कि सर जिन मशाहिर का आप जिक्र कर रहे हैं उनको पब्लिक में वो लोग मिले जो कि ज़हनी तौर पर तरबियत याफ्ता थे, जो पब्लिक जो शायर अदीब नहीं थे, फिर भी वो अरबी, फ़ारसी और ज़ुबान दान लोग थे।
वो ज़ुबान को समझते थे, उनका नॉलेज था, उनका कोई सोशल एक्सपीरियंस था। मैं जिस ज़माने से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ मेरा जो कार्य है, आम कार्य, जैसे चले जी एक बंदा MSc है लेकिन उसकी उर्दू उस सतह की नहीं है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं उसमें एक मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करूं तो मुझे ये शुबा पड़ता है कि अगर मेरे उस कारी को इस लफ्ज़ का माना पता ना चला तो मेरी बात तो अधूरी रह जाएगी। एक हमारे अनवर मसूद साहब ने ना वो एक कथा पेश करते हैं, ये ठहरेगा बर्ग रीस का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर साथ उसका मानी भी बताया। अब वो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया कि जो आगे लोग बैठे हैं, बेशक वो कोई PhD हैं, कोई MA हैं, जो भी हैं, उनका ना अरबी से ताल्लुक़ है ना उर्दू से ताल्लुक़ है। सर मुझे जो इस ज़माने में जो मुझे क़ारीन मिले हैं उनका, मैं उनकी लिसानियाती या लिसानी इल्म के बारे में मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज से 50 साल पहले का जो शायर था उसको वो मसला नहीं था जो आज मुझे है। और ये बात दुरुस्त है कि हम मुशायरों में जब जाते हैं और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के मुशायरों में, तो लाजमी बात है उस ऑडियंस का वो हक़ भी होता है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आया बैठा हूँ, मैं जो चीज़ भी पेश करूँ, अगर मुझे किसी, आप जैसे आप नमल यूनिवर्सिटी में कई दफ़ा आपने हमें बुलाया है, तो अब जो मेरे सामईन बैठे हैं, अब ये उनका इस्तिहक़ाक़ है कि मैं वो बात करूँ जो उनकी समझ में आए। तो अगर मैं ऐसी बात करता हूँ जो उनकी समझ से बालातर हो जाती है तो फिर कम अज़ कम उस मुशायरे में जाने का मेरा जवाज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि पीछे एक बात बहरहाल कारी और सामे का जो फ़र्क है उसकी मौजूद है। अब ऑफ कोर्स तो कुछ पेश फरमाइए अपनी किताब में से नमूने के तौर पर जो आप बातें कर रहे हैं, ताकि हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को पता चले कि वो कैसे मुतशक्किल होकर आपकी शायरी में आती। जनाब, ये मैं पहली गज़ल ही है। जनाब बिस्मिल्लाह। तो अपनी अफसर से वालिहाना इश्क। अपनी अफसर, बहुत अच्छा। अपनी अफसर से अच्छा, वालिहाना इश्क, इसको कहते हैं महकमाना इश्क। महकमाना इश्क, सुभान अल्लाह, वाह वाह। एहलिया देख सुन भी सकती है, वाह। एहलिया देख सुन भी सकती है, आपका ये सकाई पाना इश्क। अच्छा, देख सुन। अच्छा, देख सुन जी। किल्लते दिल बरां तो होनी थी, वाह। किल्लते दिल बरां तो होनी थी, कर रहा था सभी ज़माना इश्क। सुभान अल्लाह, और एक्सरे मौलवी के दिल का हुआ। वो फिर पढ़िएगा। किल्लते, बहुत शुक्रिया। किल्लते दिल बरां तो होनी थी, कर रहा था सभी ज़माना इश्क, एक्सरे मौलवी के दिल का हुआ। अब डॉक्टर साहब, एक्सरे इंग्लिश का लफ्ज़, लेकिन ये कोई नामानूस लफ्ज़ नहीं है, हमारे ये हमारी रोज़मर्रा का ये लफ्ज़, यानी हमने इंग्लिश के वो लफ्ज़ जो रोज़मर्रा के हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि शायरी के अंदर लाऊं। एक्सरे मौलवी के दिल का हुआ, इससे निकले कई जनाना इश्क। अच्छा, इससे निकले कई जनाना इश्क। और एक दो शेर इसके और के, अपनी टीचर से कर रहा है कैस, अपनी टीचर से कर रहा है कैस, कब से वन वे मुअद्दिबाना इश्क, कब से वन वे मुअद्दिबाना। यही कैस जो है ये बड़ा होकर जब अफसर बना था तो फिर अपने अफसर से किया उसने। ये चंद एक थी, कुछ और भी पेश कर। जी हाँ, वाह। अच्छा चलें जी, कुछ और भी। ये एक गज़ल है जो मैंने खातिर गज़नवी की ज़मीन में लिखी है। बहुत सारे जो मौजूदा ज़माने के या पुराने हमारे क्लासिक, उनकी ज़मीनों में मैंने बहुत ट्रिब्यूट, शायर को ट्रिब्यूट पेश करने का एक तरीका है। ऑफकोर्स, मेरे ख्याल में ये मेरा सच्चे दिल से बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। और किसी भी गज़ल के बारे में मेरा ये दावा नहीं है कि मैंने जिनकी ज़मीन में लिखा है मैं उनसे आगे गया हूँ, मैं उनसे बहुत पीछे रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको खराज तहसीन, उनके कदमों पे चलने की बात। जी ऑफकोर्स। प्यार की पादाश में मजनू मियाँ थाने गए। सुभान, पादाश, सुभान। प्यार की पादाश में मजनू मियाँ थाने गए, बाद अज़ां एक मुस्तनद आशिक वो गर्दाने। बाद अज़ां एक मुस्तनद आशिक वो गर्दाने गए, और बज़्म निस्वा में वो चादर ओढ़ कर दाखिल हुए। बज़्म निस्वा में वो चादर ओढ़ कर दाखिल हुए, बदनसीबी देखिए छींकों से पहचाने गए। बदनसीबी देखिए छींकों से पहचाने गए, और इश्क में होता नहीं है सबका खर्चा एक सा।
इश्क में होता नहीं है सबका खर्चा एक सा, बाज के लाखों गए और बाज के आने गए। अच्छा। और बाज के आने गए। और सुभान ऐसे कुछ नक्काद भी मौजूद हैं फैसल जहां, वाह, ऐसे कुछ नक्काद भी मौजूद हैं फैसल जहां, लेके बज़्म शेर में जो पेच कस पाने गए। अच्छा, ये आप समझे नक्कादों पर हमारा जरा हाथ ज्यादा सख्त रहता है। ऐसे ही जाहिर है, रहना चाहिए। एक गजल और भी सुना सुना। चलिए एक गजल और, इसका काफिया जो है वो इंग्लिश टाइप है कि तमाम फैन सभी नाकेदान रेस्ट करें। वाह, तमाम फैन सभी नाकेदान रेस्ट करें, मेरी बिसात से नावाकिफान रेस्ट करें। अच्छा। तो जल्द कैसे कटाई हो फसल की के अगर, वाह, तो जल्द कैसे कटाई हो फसल की के अगर, बुजुर्ग काम करें नौजवान रेस्ट करें। अच्छा, और कमाल गेस्ट वो होता है चंद मिनटों का, टले तो हफ्तों सभी मेजबान रेस्ट करें। अच्छा, टले, सुभान अल्लाह, टले तो हफ्तों सभी मेजबान रेस्ट करें। कोई तो और भी बोले गलत सलत उर्दू, सो शहर भर के सबेले जुबान रेस्ट करें। बहुत अच्छा। सो शहर भर के सबेले जुबान रेस्ट करें। और कहा है ख्वाब में मुझसे ये कैस ने फैसल, वाह, कहा है ख्वाब में मुझसे ये कैस ने फैसल, अब अल्लाह अल्लाह करें भाईजान रेस्ट करें। अच्छा, भाईजान, सुभान अल्लाह। बज़्म निस्वां किल्लते दिल बरां, ये समझ आ जाता है? मेरा ख्याल है कि ये वो लफ्ज़ है निस्वान, निस्वानी। ये निस्वान का मतलब या निस्वानी का मतलब हर बंदे को पता है। ठीक है। किल्लत एक ऐसा लफ्ज़ है कि किल्लत समझा जाता है, कोई ये इतना दकीक लफ्ज़ नहीं है, ये आम सतह पे भी समझा जाता है। और दिल भर को हर कोई जानता है, दिल भर से दिल भरा। आपकी मैं बात समझ गया कि ये जो फ़ारसी तराकीब हैं ये वाकई हमारी मौजूदा गज़ल में और ख़ुद मेरी गज़ल में ये तकरीबन कम हो गई हैं। और वो इसी खदशे की वजह से कम हुई हैं कि लोगों की वो तफ़हीम नहीं है उनकी। अब हमने देखते हैं इजाफ़त में लोग 4-4 लफ्ज़ बांध देते हैं। एक तो ये आम बोल चाल की ज़ुबान नहीं है, लेकिन बस कुछ बाज़-औक़ात हमारी शेरी मजबूरी भी होती है। अच्छा, बाज़-औक़ात इज़हार को खूबसूरत करने के लिए भी इन इस्तिलाहात का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इनमें मानी की कोई किसी भी लिहाज से कोई तरसील में कोई रुकावट हो। हाँ, नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल सही। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मतलब ज़ाहिर है जब आदमी शेर सुनता है या पढ़ता है या ये यानी आप अगर ये कहें मुझसे कि मैं आपको शेर सुनाने लगा हूँ जनाब, तो जब मैं तैयार होता हूँ शेर सुनने के लिए तो मेरे जहन में होता है कि अब ये ज़ुबान आम ज़ुबान से थोड़ी सी अलग होगी। हाँ, तो उसकी तैयारी भी आदमी के जहन में ये होती है। ठीक है। तो लिहाजा जो आप फरमा रहे हैं कि थोड़ा सा उसको ऑर्नामेंटेशन जो उसकी करते हैं या थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी जमालियात पर तवज्जो देते हैं जी, या उसकी ज़ुबान को थोड़ा सा शायराना करने के एक तासुर पैदा करते हैं। सही है। तो वहाँ तक मतलब कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि समझ आ रही हो आपको। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये कोई मेरी किसी शऊरी ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। बस वो वरफ्तगी में जो चीज़ जहन में आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब वो लिखने के बाद बंदा सोचता है कि भाई ये जो लफ्ज़ हैं आवाम की सतह पे किस हद तक इनकी तफ़हीम हो सकेगी, तो फिर जब इत्मीनान हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, कई ऐसे दकीक तराकीब इस्तेमाल किए, उन काट दिया है यही सोच कर के भाई मेरे कारी को दुश्वारी होगी या उसको लुगत का सहारा लेना पड़ेगा या किसी से अल्फाज मानी पूछना पड़ेगा, तो मैं इस ज़हमत से उसको बचाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत तफसील के साथ, बहुत वजाहत के साथ आपने अपने लिखने के तरीक़ेकार के बारे में, आप अपने अहदाफ के बारे में, अपने उसलूब के बारे में, अपने मौज़ूआत के बारे में, अपनी तरजीहात के बारे में बहुत वजाहत के साथ फरमाया। और ख़ास तौर पर जो चीज़ें आपने पेश की, जी ठीक है ना, वो बहुत खुशी की बात है। मतलब मैं ज़ाहिर तालिब इल्म के तौर पर मुझे इस बात की खुशी है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो वाक़तन आपकी शायरी में मौजूद भी है। बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है कि ऐसा होना जो है वो रेयर है आजकल, क्योंकि हम कहते कुछ और हैं, जी, स्टैंडर्ड्स कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम लिखने लगते हैं सही तो वहाँ पे मामलात और होते हैं। तो ये जो तफावत है ये अगर ना हो जी, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा उस शायर का जो उसकी जो तासुर है या उसकी जो तासीर है जी, वो पढ़ने वाले पर ज़्यादा होती है। मैं डॉक्टर साहब आखिर में एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने वो उसमें जिक्र भी किया। ज़रूर। डॉक्टर साहब जब मैंने मज़ाह लिखना शुरू किया ना 2000 यानी फुल फ्लेज, वैसे तो मैं 1985 से लिखता आ रहा हूँ, लेकिन वो ऑफ एंड ऑन कह लें या उसको बाकायदा ना कहें,
बाकायदा 2011 से मैंने लिखना शुरू किया। अब मेरी खुशकिस्मती कि मैं तब इस्लामाबाद में था, तो मेरे सामीन में कौन होते थे? मेरे सामीन में आप होते थे, रहमान हफीज़ होते थे, इफ्तिखार आरिफ साहब बैठे, इस तरह के जो आला सतह के लोग थे। तो लाजमी बात है, फिर अगर शेर की तफहीम पर मैं तवज्जो ना देता तो मैं फ्लाप हो जाता। दूसरा, मैं उस वक्त चैनलों पे नहीं आया, मैं चैनलों के या टीवी के मुशायरों पे मैं नहीं गया, मैं मुशायरों में बल्कि गया ही नहीं। मैंने तो अपनी ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, आपके साथ भी दर्जनों मुशायरे हमने इकट्ठे पढ़े, तो मेरे जहन में ये एक दबाव होता था कि अब मैंने अपने इन मोअज़्ज़िज़ दोस्तों के सामने बात करनी है, तो लिहाजा बात दकीक ना हो। और शेर देखें, हर बात शेर भी नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इससे बचाए कि हम वो बातें भी शेर में कहना चाहें कि जो नसर में भी नहीं कहनी चाहिए। तो वो मुझे अल्लाह ने बचा लिया, और इसमें क्रेडिट मेरे उन मोअज़्ज़िज़ दोस्तों का है जिन्होंने मुझे टोका, मुझे समझाया। बाज़ लोग, मैं जब शेर पढ़ता था, गलत शेर पढ़ता था, तो लोगों का चेहरे के तासुरात में पढ़ लेता था। तो मैं उन सारे चेहरों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरी तरबियत की। ये कैसी, यानी जिस उम्र में आप हैं माशाल्लाह, यानी जिस तजर्बे में आप हैं और जिस सतह पर आप हैं, उस सतह पर या उससे पहले इस तरह की तालिब इल्माना रविश रखना जी, और सीखने का ये जो मामला है, उसी की वजह से ज़ाहिर है ये सारी बेहतरी है। तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा आपसे बातें करके। आप हमारे दोस्त हैं, पहले भी होती है, लेकिन आज जब आपने फॉर्मली ये सारी चीज़ें बताई हैं तो और ज़्यादा खुशी हुई। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को भी ये बातें पसंद आई हों।